नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज है माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी जी। नकवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बड़ा सवाल यही है आज के डेट में कि ट्रिपल तलाक और कॉमन सिविल कोड के मसले पर सरकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बिल्कुल आमने सामने खड़ा है। देखिए, पहली बात ये कि सरकार जो भी करेगी या जो भी कर रही है वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, हम संविधान के दायरे में कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है ट्रिपल तलाक का, इस मुद्दे पर कुछ महिलाओं का जो कोर्ट में केस है, उस कोर्ट के केस के आधार पर कोर्ट ने सरकार से उसमें जानकारी ली कि सरकार का उसमें स्टैंड क्या है। तो सरकार का जो स्टैंड होगा वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिसमें कि जो संविधान है वो हमें बराबरी का अधिकार देता है देश के सभी, चाहे महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। उसके आधार पर ही, क्योंकि सरकार तो संविधान से चलती है। सरकार ने तो क्लियर कर दिया है कि सरकार महिलाओं की अधिकार की रक्षा करेगी, है ना जी। सरकार ने तो क्लियर। लेकिन एक बात बताइए कि जो लॉ कमीशन ने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को 16 पॉइंटर्स भेजे थे जिस पर उनसे जवाब मांगा था, तो क्या उसको भेजने से पहले माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री से पता किया था, उनसे बात की थी? देखिए, पहली बात, जो लॉ कमीशन ने ये कोई सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या कोई मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को ही नहीं भेजा गया है, बल्कि समाज के सभी हिस्सों को, जो लोग, क्योंकि देखिए क्या है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम एक सेकुलर कंट्री हैं, हम एक ओपन देश हैं। और कोई भी डेमोक्रेटिक देश, ओपन कंट्री, सेकुलर कंट्री जो है वो उसमें संवाद और समन्वय और सुधार उसका जो है एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और सुधार की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तमाम इस्लामिक देश हैं, जिन इस्लामिक देशों ने खुद सुधार की प्रक्रिया को अपनाया है। नहीं पूछा गया था लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री से लॉ कमीशन के द्वारा जो 16 पॉइंटर्स भेजे जा रहे थे, उसमें क्या माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का कोई स्टेक उनका था कि नहीं था? इसमें सरकार की जो संस्थाएं हैं उनसे इस बारे में बात नहीं हो रही है। ये जो तमाम समाज के और संस्थाएं हैं, चाहे धार्मिक हों, चाहे सामाजिक हों, चाहे शैक्षणिक हों, उन संस्थाओं से, उन लोगों से उनकी राय ली जा रही है। और ये राय रिफॉर्म के लिए है। कोई इसमें जो है रिलीजन पे जो है वो हमला नहीं हो रहा है या उसमें कोई बदलाव की बात नहीं हो रही, ये रिफॉर्म की बात हो रही है, रिफॉर्म पर राय है। हाँ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहली दफा मोदी जी के खिलाफ बहुत कुछ बोला है। उन्होंने कहा सरहद तो आपसे संभल नहीं रहा है, आप अंदरूनी जंग की तैयारी कर रहे हैं। मैंने जब बयान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक ऑनरेबल मेंबर का देखा, वली रहमानी का, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हमें लगा कि तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ वो लोग बात करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, और अगर जो देश में डिबेट चलना चाहती है उसमें डिबेट करेंगे, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरह वो बोलने लगे। वो अब मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा, जो कुछ उन्होंने बयान दिया, उससे जिस बात को वो कहना चाहते हैं उसको तो नुकसान हुआ ही है, बल्कि उसके साथ साथ उस संस्था, जिस संस्था को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको भी कहीं ना कहीं जो है धक्का लगा है। हमारा मानना है कि आप तर्कों से बात करिए, तुक्कों से मत बात करिए। ये तर्कों पर जो तुक्के हावी हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान करते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि आप खुद प्रोग्रेसिव पंचायत कर रहे थे, तो प्रोग्रेसिव पंचायत करते करते एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपकी सरकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एकदम आमने सामने है। इसमें खामियाजा किसका होगा? नहीं, इसमें देखिए, पहली बात ये कि सुधार कभी भी किसी भी चीज़ में आप जो है वो रिफॉर्म करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि 100% एक्सेप्टेबिलिटी उसमें हो, 100% स्वीकार्यता हो। ज़रूर है कि उसमें अलग अलग आवाज़ उठेंगी, अलग अलग उसमें राय आएंगे, अलग अलग विचार आएंगे, अलग अलग तर्क आएंगे, अलग अलग उसमें लोग अपनी बात कहेंगे। वो एक हम मानते हैं कि ये बहुत ही हेल्दी प्रैक्टिस है। लेकिन ये नहीं कहना कि जी हम बात ही नहीं करेंगे। आप जो क्वेश्चन आया है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो बिल्कुल ही इसको नकार दिया है कि मुझे लगता है कि ये कतई ठीक नहीं है। मैं तो उनसे यही कहूँगा, आपके कार्यक्रम के भी माध्यम से, न्यूज़ 24 के भी माध्यम से, कि उन्हें जो है वो एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। हम कोई पॉलिटिकल प्रेजुडिस माइंडसेट से काम नहीं कर रहे हैं। बट एग्जैक्टली आरोप तो यही वो लगा रहे हैं कि आप लोग, आपका जो कॉमन सिविल कोड का एजेंडा है उसको आप ट्रिपल तलाक के
के साथ में डाल करके आप अपने पॉलिटिकल गेन के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, पहली बात ये कि अभी हमने तो कॉमन सिविल कोड की बात की नहीं, ना हम कॉमन सिविल कोड के बारे में चर्चा तो कर क्या रहे हैं। उसकी जिस दिन जमीन हम तैयार कर रहे हैं? जरूरत नहीं है जमीन तैयार करने की। जब हम चर्चा करना चाहेंगे तो हम जो है वो कोई किसी चीज़ को थोपेंगे नहीं, और हम थोपने के पक्ष में भी नहीं है। अगर हम कॉमन सिविल कोड पे चर्चा करेंगे तो उसको ओपन चर्चा करेंगे, खुल के चर्चा करेंगे, उसके तमाम जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव पहलुओं पे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी उस पर हमारा कहीं दूर तक कोई इस पर चर्चा का सवाल नहीं है। अभी जो विधि आयोग ने, अभी जो लॉ कमीशन ने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर और महिलाओं के समान अधिकार के मुद्दे पर जो संविधान के तहत जो पूरा के पूरा इशू है, उस पर जो लोगों से सवाल पूछा है, तमाम स्टेक होल्डर से सवाल लेकिन पूछा क्या है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री उसमें स्टेक होल्डर नहीं है? क्योंकि ये सरकार ने अपना एक एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या सरकार ने, कानून मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से बात की? नहीं, देखिए, पहली बात ये कि ये इशू जो है वो लॉ मिनिस्ट्री से रिलेटेड है या होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का कोई इसमें स्टेक नहीं है। हाँ, इस माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री से जब राय मांगी जाती है तो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री भी जो लोग हैं समाज के, तो इसका वो जो मतलब लोग कि समाज के माइनॉरिटी हैं, अफेयर्स मिनिस्ट्री से राय नहीं मांगी गई? नहीं, हम ज़रूरत नहीं समझते इसकी। देखिए क्या है, जब हम तो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। हाँ। और गवर्नमेंट का जो डिसीजन होता है वो कलेक्टिव डिसीजन होता है। इसलिए ये नहीं हो सकता कि आप माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का डिसीजन ये है और लॉ मिनिस्ट्री का डिसीजन ये है, होम मिनिस्ट्री का। हमारा डिसीजन एक डिसीजन होता है और वो कैबिनेट में जो है वो जो तय होता है उसके आधार पर। अभी ना सरकार में तय हुआ है, ना भी कैबिनेट में कोई चीज़ पे आगे बढ़ी है। ये शुद्ध रूप से एक तरह से जो एकेडमिक डिबेट की बात है, इसमें जो है वो लोगों की राय लेने की बात है, और ये लॉ कमीशन कर रहा है, विधि आयोग कर रहा है। इसमें अभी सरकार तक तो बात ही नहीं है ना, इसको तो बात का बतंगड़ बनी है। एफिडेविट तो सरकार एफिडेविट तो सरकार को देना। सरकार। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप जो है सरकार महिलाओं के समान अधिकार के पक्ष में है कि नहीं है, तो क्या हम कहेंगे? हमने संविधान की शपथ ली है ना, हमने जो है वो हम सरकार संविधान के दायरे में चलेगी, किसी धार्मिक कानूनों के दायरे में नहीं चलती सरकार। इसलिए हम जो है जो संविधान में होगा। बट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो यही कह रहा है कि ये सब मजहबी मामले हैं और इस्लाम में इसमें सरकार और कोर्ट बिल्कुल दखल अंदाजी ना करे। देखिए, ये रिलीजन का मामला नहीं है, बल्कि ये रीति रिवाजों का मामला है। हम जो है वो रिफॉर्म रिलीजन में नहीं कर रहे हैं, बल्कि रीति रिवाजों में कर रहे हैं। और बिल्कुल ये जो है वो कहीं ना कहीं गुमराह करने वाली बात है, या बात को बतंगड़ बनाने वाली बात है कि साहब आप रिलीजन में जो है, धर्म में जो है दखल अंदाजी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। किसी ने लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार को इस मसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पहले एक बार बातचीत करनी चाहिए थी? अगर स्टेक होल्डर वही हैं तो उनसे तो बात तो आपको करनी पड़ती है। देखिए, अगर हम जब इसको कोई फाइनल स्टेज में लाने की बात होती है, अभी तो लोगों से राय ली जा रही है। केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही अकेला स्टेक होल्डर नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही अकेले जो है डिक्टेट नहीं कर सकता कि आप सरकार को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तमाम ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तमाम ऐसे धार्मिक संगठन हैं, तमाम ऐसे शैक्षणिक संगठन हैं, तमाम ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो अपनी अपनी राय दे रहे हैं। जो अभी प्रक्रिया चल रही है, राय तो अभी तो राय चल रही है, इसी में बात का बतंगड़ हुआ है। लेकिन लगता तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से इस पर अपना एक मन जो है वो मत कहीं ना कहीं बना लिया है। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या मन बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट के मन की बात तो हम नहीं जानते, लेकिन सरकार तो इसको डंगे की चोट पे चाहती है कि ये कानून, ये जो ट्रिपल कानून की बात है, तलाक की बात है, ये कहीं ना कहीं इस पर एक डिसीजन पॉजिटिव तरीके से हो। हम जो है वो संविधान के दायरे में जो भी काम कर रहे हैं वो संविधान के दायरे में, संविधान की जो हमारा कमिटमेंट है, संविधान की जो प्रतिबद्धता है उसके दायरे में कर रहे हैं। हमसे अगर सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि आप जो है महिलाओं की समानता की बात के पक्षधर हैं कि नहीं है, हम कतई ये नहीं कह सकते, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति कमिटेड हैं। हम कभी ये नहीं कह सकते कि हम महिलाओं के समानता के पक्षधर नहीं हैं, हम इस पक्षधर में हैं कि कभी भी किसी को तलाक दे दो। तो हमें लगता है। पर एक बात बताइए नकवी जी कि इसमें राजनीति कितनी है? क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि यूपी का चुनाव आ रहा है, आप लोग मुस्लिम महिलाओं के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों ने ये पूरा तामझाम फैलाया। दिक्कत क्या होती है,
हम अगर रिफॉर्म करेंगे तो कहेंगे लोग वोट बैंक कर रहे हैं। हम जो है वो कोई देश के जो है वो देश के दुश्मनों को के छक्के छुड़ाएंगे तो कहेंगे साहब ये भी वोट बैंक है। हम जो है वो देश प्रोग्रेस पंचायत करेंगे तो कहेंगे साहब ये भी वोट। तो हमें लगता है जिनको वोट की नज़र से देखना है उनको देखने दीजिए। और जहाँ पर हमारा सवाल है, हम देश के तरक्की के साथ साथ देश के रिफॉर्म, देश में विश्वास के साथ साथ देश में विकास, इसके हम पक्षधर हैं। और वैसे तो दौर है संग आजमाई का और हम आईना सजाते हैं, तुम हवाओं को हौसला बख्शो, हम चिरागों की लौ बढ़ाते हैं। तो ठीक है, इस दौर में तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा। एक बात बताइए कि कॉमन सिविल कोड पे, इसके आगे क्या कॉमन सिविल कोड की बात होनी है? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि बीजेपी का या कहिए संघ का जो पूरा एक इतने सालों का एजेंडा रहा है कॉमन सिविल कोड का, उस एजेंडे को लागू करने में 2.5 साल सरकार का हो चुका है, इस सरकार को, मोदी सरकार को। तो अब टाइम तो आ ही गया था कि इसे किसी न किसी तरीके से जिसे कहते हैं कि सरफेस पे फिर से लाया जाए। देखिए, कॉमन सिविल कोड के बारे में अभी सरकार के स्तर पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हम कोई भी सुधार से जुड़े हुए या किसी भी तरह के इस तरह के फैसले को होगा तो हम समाज के उन तमाम वर्गों को विश्वास में लेके, उनसे संवाद करके, उनसे समन्वय करके ही उस सहमति के आधार पर आगे बढ़ेंगे। हम कोई जो है डंडे के आधार पर, ये देश है डेमोक्रेटिक देश है और मोदी जी की सरकार डेमोक्रेसी पर विश्वास करती है, कोई डंडे पे नहीं करती। लेकिन ये भी तो है ना कि ट्रिपल तलाक की आड़ में आप लोग कहीं ना कहीं कॉमन सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहे हैं। भाई, हम तो लाए नहीं ट्रिपल तलाक के आड़ में, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब इस पर सरकार को क्या मत है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर हमसे पूछ रहा है तो हम या तो दो ही रास्ता कह सकते थे कि महिलाओं को जो है वो आप एक किनारे हटा दो और उनको जो है समान अधिकार मत दो, जो संविधान ने कहा है उसको न मानो, और यह हम कहते हैं कि जो संविधान कह रहा है उसके आधार पर चलना चाहिए। तो आपको लगता है क्या कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसकी अब कोई ज़रूरत इस तरीके से नहीं रह गई है देश में? अब मैं ये तो काम धार्मिक लोग जाने, ये उनका अपना काम है कि मुस्लिम पर्सनल, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी और थोड़ा सा और पॉजिटिव अप्रोच एटीट्यूड अपनाने की ज़रूरत है। देखिए, हम मानते हैं कि आज से 20 साल पहले क्या अप्रोच एटीट्यूड था, आज के बाद आज क्या अप्रोच एटीट्यूड होना चाहिए, उन्हें समझने की ज़रूरत है। आज बदलाव का एक माहौल है, आज एक जनरेशन चेंज हुई है, समाज बदला है, समाज की सोच बदली है, ओपन एक सोसाइटी है हमारी, और इस ओपन सोसाइटी में हम बिल्कुल बंद दिमाग के साथ अगर सोचेंगे तो निश्चित तौर से हम जो हम कहना चाहते हैं उसके साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे, और जो वो करना चाहते हैं उसके साथ भी वो न्याय नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात बताइए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो यही कह रहा है कि आप रीति रिवाज की अगर आप बात कर रहे हैं तो अमेरिका में हर स्टेट का एक अलग अलग उसकी रीति रिवाज है, उनका एक अलग इन मसलों पर एक अलग उनकी कानून है जिसके तहत वो चलते हैं। तो हमारे यहाँ अगर ये है तो इसमें बुरा क्या है? नहीं, अब देखिए, ये तो फिर पूरी दुनिया की बात होगी, तो हमें पाकिस्तान से लेकर के और इजिप्ट से लेकर के, मलेशिया से लेकर के, बांग्लादेश से लेकर के, इंडोनेशिया से लेकर सबकी बात करनी पड़ेगी। सभी ने जो है टर्की, सभी ने जो है वो अपने देश में जो है वो तलाक के कानूनों में जो है वो रिफॉर्म किया है। यूएई ने तलाक के कानूनों में रिफॉर्म किया है। तो अब जब रिफॉर्म किया है तो वो तो इस्लामिक देश है, तो क्या वो गैर इस्लामिक हो गया क्या? हम देखिए, हम इस तर्क और कुतर्क में नहीं जाते। हम चाहते हैं कि एक ओपन डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, और एक खुली डिबेट और डिस्कशन से ही जो है वो रास्ता निकल सकता है। हम आज भी उनसे यही कहेंगे कि देखिए, आप इस डिबेट का हिस्से बनिए और साथ ही साथ आप अपने तर्क के साथ आइए, आप तर्क बताइए, आप तथ्यों के साथ आइए, आप कहिए कि साहब आपको ये ऑब्जेक्शन है। क्या होता है जब आप ये कहते हैं कि हम इस पर बात ही नहीं करेंगे, हम जो है इसको फाड़ के फेंक देते हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर आया उसको हम नहीं मानेंगे, तो लोगों को ये मैसेज जाता है कि इनके पास कोई तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है, इसलिए ये खिसिया के ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इसलिए ये उनके हित में भी यही है, मैं तो उनके बिना मांगी सलाह दे रहा हूँ कि उनके हित में यही है कि वो जो है इस दिशा में कुछ। क्या लगता है कि इसके कारण जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, जो महिलाएं जो हैं वो मुस्लिम महिलाएं एक तरफ हो गई हैं और मुस्लिम पुरुष एक दूसरी तरफ, जो ये खास करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो क्या लगता है कि इस तरीके की संस्थाओं की अब कोई ज़रूरत रह गई है? देखिए, मैं मानता हूँ कि जो जेंडर इक्वलिटी है वो बहुत ज़रूरी है, और इस्लाम में तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में कहा गया है कि जो महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को बराबरी का एहसास और बराबरी का हक़ होना चाहिए। इस्लाम और कुरान शरीफ इससे भरा पड़ा हुआ है।
अब उसको जो है वो अपने अपनी तरह से लोगों ने जो है वो हाँ इंटरप्रिटेशन उसका हुआ है, उसको जो है जैसे जैसे वक्त हुआ अपने अपनी सुविधा के अनुसार लोगों ने बदला है, उसको अपने हिसाब से उसको इंटरप्रिटेट किया है। वो मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि मैं कोई इस्लामिक विद्वान नहीं हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर हमसे कहना चाहेंगे कि आज हमें रिजिड एटीट्यूड से बाहर निकलना पड़ेगा एक, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल प्रेजुडिस माइंडसेट से भी बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन इसका पॉलिटिकल फायदा तो आपको यूपी में मुस्लिम महिलाओं को का मिलेगा नहीं, हमें इसको पॉलिटिकल फ़ायदे के रूप में या और नुकसान के रूप में नहीं देखते। हम जो है वो हर क्षेत्र में देखिए क्या है, हमने जो है वो जुडिशल रिफॉर्म की दिशा में हम आगे बढ़े, हम इकोनॉमिक रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़े, हम सोशल रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़े, हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़े। अब अकेली सरकार है जिसने कि जो है वो लगभग 1800 जो है वो पुराने कानूनों को ख़त्म कर दिया जो कभी किसी ने ख़त्म किया था। तो हम रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और अगर रीति रिवाजों में भी रिफॉर्म के लिए बहस हो रही है, उनसे लोगों से राय मांगी जा रही है। एक तो सरकार होती है कि साहब बैठी और बैठने के बाद उसने एक कानून बना दिया, कह रहे जाओ ये बन गया कानून। अब बाद में कहते रहिए साहब हमसे राय तो ले लेते, हमसे पूछते। तो सरकार पूछ रही है, पूछने के बाद भी अभी सरकार तक वो बात ही नहीं आई है। अभी तो लॉ कमीशन के पास आप अपनी बात कहेंगे, लॉ कमीशन रिकमेंड करेगा सरकार लेकिन सरकार ने अपना स्टैंड तो क्लियर कर दिया है। सरकार ने ये कह दिया है अपने एफिडेविट में। हाँ, ये तो इंडिविजुअल केस में है, हमारी सरकार। लेकिन वो जो अगर आप सुप्रीम कोर्ट को अपना हलफनामा देते हैं, एफिडेविट देते हैं, तो फिर तो वो पूरी बात बिल्कुल देखिए क्या है, संस्थागत बन जाएगी। हम नहीं होते सरकार में, कोई और भी होता, उसको भी यही स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं। कोई भी सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी हुई है, वो शरीयत से अपना निर्णय नहीं कर सकती कि ये शरीयत है इसलिए हम आपको ये एफिडेविट दे रहे हैं। जो भी सरकार है वो शपथ किसका लेती है, शरीयत की नहीं लेती ना, वो संविधान की लेती है, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता की और कमिटमेंट की लेती है। तो सरकार जो भी जवाब देगी वो संविधान के फ्रेमवर्क के अंदर देगी, दायरे में देगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कैसे पैन आउट होगा? जैसे कहते हैं ना कि पॉलिटिकली ये तो काफी बड़ा, जैसे कह रहे हैं कि टिकिंग बॉम्ब टाइप की चीज बनने लग रही है। मुझे नहीं लगता कि, देखिए क्या है कि समाज बहुत परिपक्व है, बहुत ही मैच्योर्ड है। मुस्लिम समाज में मैच्योरिटी बढ़ी है, और मुस्लिम समाज इस तरह की चीज़ों को अच्छी तरह से समझता है, और उसे भी जो है वो बहुत ओपन दिमाग के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रहा है समाज। इसलिए जो है वो कुछ लोगों की अपने राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को हो सकता है कि मोदी जी की सरकार से जो है वो कंफर्टेबल ना हो, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हो। लेकिन मुझे ये दिखता है कि जो कुछ भी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है, या लॉ कमीशन ने जो राय मांगी है उस राय को आने दीजिए, इंतज़ार करिए। राय आने के बाद सरकार उस पर फिर स्टेक होल्डर से एक बार ज़रूरत होगी तो हम बात करेंगे। हम तो आज ही बात करने को तैयार हैं, हमारे साथ जो चाहे वो बैठ के बात करे, और बात करके जो है वो हम अपने लॉ मिनिस्टर को भी कहेंगे। आप लोगों ने कोई, आपकी सरकार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बात करने की कोई पहल की? आपने तो उनको 16 पॉइंट का एक फर्रा भेज दिया, कहा आप अपने हिसाब से आपकी जो सोच है उसको भर के दे दीजिए। हम ज़रूर बात करते, जिस दिन लॉ कमीशन पूरे देश की इस संबंध में राय लेने के बाद अपनी कोई रिकमेंडेशन देता, उसके बाद जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन की प्रक्रिया चलती। अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है, अभी तो मतलब सूत न कपास, आपस में लट्ठम लट्ठा शुरू हो गया। अच्छा ये बताइए, आप तो खुद यूपी के हैं, यूपी में चुनाव होने वाला है, आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक का ऐसा सर्जिकल माहौल बनाया हुआ है कि राम सर्जिकल स्ट्राइक में से धनुष बाण चल गए, सब कुछ हो चुका, और जय श्री राम कहने वाले आपके मनोहर पर्रिकर जगह जगह घूम करके उत्तर प्रदेश में, तो माहौल तो यही है कि इसका फायदा आप चुनाव में लेना चाहते हैं। देखिए, पहली बात, ये सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो कभी भी कोई चुनावी मुद्दा न था, न है, न हमारे लिए रहेगा। पर आप बना रहे हैं, आपकी सरकार है, आपके मंत्री लोग बना रहे हैं। हमें ज़रूरत है नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि सीमा पार से चल रही आतंकवादी घटनाएं हर घर में, हर व्यक्ति को जो है वो कहीं ना कहीं कचोट रही थी, उसके दिल और दिमाग में जो है वो बसी हुई थी कि इसका जवाब मिलना चाहिए। और जब इस तरह का एक मजबूत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो अगर इस तरह का जवाब देती है और ऐसे लोगों को सबक सिखाने की दिशा में कदम उठाती है,
तो निश्चित तौर से देश में इसको लेकर के खुशी का भी माहौल होता है, देश में विश्वास का भी माहौल बढ़ता है और देश में एतमाद और का जो है माहौल जो है वो पैदा होता है। इसलिए हम मानते हैं कि इसको राजनीतिक अच्छा, अब कुछ लोगों ने इस पर अलग अलग बयान देने लेकिन जिस तरीके से आपके डिफेंस मिनिस्टर हर जगह जा करके उसका क्रेडिट ले रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ठीक है, अब तमाम और बहुत बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ होगा, ऐसा तो है नहीं, और सब सरकारें कह रही हैं, तमाम डिफेंस मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक की, मैच होता जनरल्स ने कहा है कि हम पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नया कुछ कर दिया। हम बिल्कुल मानते हैं, अगर कोई मैच होता है उस मैच में जो है वो क्रेडिट जाता है उसके कप्तान को, फिर उसके बाद उसकी सारी टीम को। अगर जो है वो मैच हारता है तो सबसे ज़्यादा कप्तान जो है उसका जो है उसको जो है लोग कोसते हैं, कहते हैं साहब ये इसकी वजह से हार गए। तो अगर कहीं पर जो है वो देश में देश की सुरक्षा और देश के सम्मान और स्वाभिमान को मजबूती दी गई है और उसके सम्मान और स्वाभिमान को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ा संदेश दिया गया है, तो निश्चित तौर से जिसके नेतृत्व में दिया जाएगा उसको तो क्रेडिट देश के लोग देंगे ना, इसमें किसको प्रॉब्लम हो रही है? उत्तर प्रदेश में इसका फायदा आपको मिलेगा? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे का सर्जिकल स्ट्राइक आपने और आपकी सरकार ने किया, उसका फायदा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिलेगा? अच्छा देखिए, आप ये देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक से पहले चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी, उनका एक ही नारा रहता था कि बीजेपी को रोकना है। सर्जिकल स्ट्राइक तो तब नहीं हुई थी, यानी तब से वो समझ रहे थे कि बीजेपी आ रही है, और इसलिए वो बीजेपी को एक मतलब ये तिकड़ी पूरी की पूरी एक स्वर से कहती थी कि बीजेपी को मत आने दो, चाहे हम हार जाएं कोई बात नहीं, इनको जिता दो, इनको जिता दो। ये एक इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तिकड़ी की हो चुकी है। इसलिए हम मानते हैं कि बीजेपी को वहाँ फ़ायदा है। बीजेपी वहाँ पर जो है वो चुनाव के मैदान में लोग जो है वो समाजवादी पार्टी के जो कुशासन से पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं, करप्शन से त्रस्त हो चुके हैं, और मायावती जी की अराजकता और मायावती जी के शासनकाल का जो उस समय का जो दुर्व्यवस्था है वो देखिए लोग। राहुल गांधी के लिए आपने नहीं कुछ कहा? उन्होंने अभी सब जगह जा करके तमाम रैलियां की। देखिए, राहुल गांधी प्रदेश में घूमे, मुझे तो अच्छा लगा था कि राहुल गांधी जी थोड़ा घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब वो गए थे तो खटिया सभा की तो खटिया कांग्रेसी खड़ी करके गए, और जब वापस के आए तो बिस्तरा गोल करके आए। तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल उत्तर प्रदेश में एक कहावत है। तो राहुल गांधी जी जो है वो कांग्रेस का जो मुक्त भारत का नारा तो हमने दिया, उसका आखिरी अध्याय कांग्रेस मुक्त भारत का राहुल गांधी जी लिख रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो ये थे आमने सामने में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।